भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यह अलग टॉपिक है। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, वास्तव में जब तक न्याय का प्रशासन नहीं होगा, जब तक हमारी न्यायिक व्यवस्था विधि, संविधान और निश्चित प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य नहीं करेंगी, तब तक लोकतांत्रिक व्यवस्था या सुशासन, सुव्यवस्था नहीं आ सकती है। इसीलिए न्यायिक व्यवस्था को प्रभावी बनाने की आवश्यकता है और संघात्मक व्यवस्था में तो न्यायपालिका को सर्वोच्च और अभिभावक बनाने के लिए अनेकानेक ऐसे प्रावधान किए जाने चाहिए जिससे न्यायिक सर्वोच्चता वाली बात दिखती हो। हमारी भारत की एकल, एकीकृत, पृथक, स्वतंत्र, निष्पक्ष न्यायिक व्यवस्था है और हमारी न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाए रखने का प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है? तो भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को शासन के या सरकार के दो अंगों से अलग किया गया है। वस्तुतः यही शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। तो भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है और इसकी पहली विशेषता हम यह कहेंगे कि यहां शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। अमेरिका में सरकार के तीनों ही अंग अलग अलग हैं। चूंकि हम यह पहले देख चुके हैं कि जो भी देश शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाता है वहां सरकार के तीनों अंग अलग काम करेंगे। ब्रिटेन ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो मोंटेस्क्यू का दिया हुआ था उसको रिजेक्ट किया, इसलिए ब्रिटेन में तो सरकार के तीनों अंग एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। अमेरिका दुनिया का पहला आधुनिक समय का देश है जिसने मोंटेस्क्यू के थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया और शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाकर अमेरिका में न्यायपालिका को स्वतंत्र और सर्वोच्च बनाने का प्रयास किया गया। हमारे यहां संसदीय शासन प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में विधायिका और कार्यपालिका को एक दूसरे से जुड़े रहने दिया गया, लेकिन संघात्मक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में संघात्मक व्यवस्था के लिए न्यायपालिका को सरकार के अन्य दो अंगों से अलग कर दिया गया। तो भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 50 के अंतर्गत आप यह देखिएगा कि हमारी न्यायपालिका को सरकार के अन्य दो अंग विधायिका और कार्यपालिका से पृथक किया गया है। वास्तव में न्यायपालिका को सरकार के दो अंगों से पृथक करने के पीछे का उद्देश्य न्यायपालिका को सर्वोच्च और स्वतंत्र स्थिति में रखना है, इसलिए हमने किया है। इसलिए कहा जा सकता है कि भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए ऐसा किया है। अमेरिका में तीनों अंग अलग अलग हैं, ब्रिटेन में तीनों अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन भारत में विधायिका और कार्यपालिका एक साथ जुड़ी हुई है, न्यायपालिका अलग है। और हमने पहले विशेषता पढ़ा रखा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी अनुच्छेद 50 को हमने पढ़ाया था, आप लोगों ने वहां देखा। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएंगे ना
कि ऐसा क्यों किया गया है कि विधायिका और कार्यपालिका को एक दूसरे से जुड़े रहने दिया गया है? तो चूंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली की अनिवार्य विशेषता और मांग है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड, एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए। दैट्स व्हाई वह दोनों जुड़ी हुई है। लेकिन न्यायपालिका को अलग किया गया है। न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए संघवादी परिप्रेक्ष्य में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत जैसा न्यायपालिका को अलग किया गया है। नंबर 2, नियुक्ति की प्रक्रिया को राजनीतिकरण से दूर रखा गया है। अब देखिए, अब एक अलग समस्या है, कॉलेजियम सिस्टम भी एक अलग समस्या है। यह कहा जा रहा है कि हमारी जुडिशियरी जो है वह डेमोक्रेटिक नहीं हो रही है। मनमोहन सिंह की सरकार ने नेशनल जुडिशियल काउंसिल लाने और अपॉइंटमेंट को, जजेज वगैरह अपॉइंटमेंट को डेमोक्रेटाइजेशन करने, डेमोक्रेटिक बनाने का प्रयास किया। लेकिन पुराने सिस्टम के अंतर्गत हमारे यहां कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है। ऐसी स्थिति में जजेज बनाने वगैरह में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है, तो कुछ तो अलग इसकी आलोचना की जाएंगी। लेकिन वास्तव में अगर जजेज वगैरह की नियुक्ति वगैरह के जो प्रावधान किए गए हैं वह राजनीति से प्रभावित होकर किया जाए, तो ऐसी स्थिति में हमारी न्यायपालिका निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं हो सकती। मैं यह नहीं कह सकता कि ऐसा काम नहीं किया गया है। इंदिरा गांधी के द्वारा भी ऐसा किया गया। अजीत नाथ रे, सैटल हेंगरे वगैरह के अपॉइंटमेंट आपने देखा उस पीरियड में कि फिर इस्तीफा वगैरह दिए गए। अजीत नाथ रे के बाद सैटल और हेंगरे ने अलग कर दिया। हालांकि अजीत नाथ रे के पहले भी शाम मोहम्मद बेग थे, उनको भी वरीयता क्रम को छोड़ दिया गया था। लेकिन जो मोहम्मद बेग जो थे वह शारीरिक परेशानी थी और उन्होंने कह दिया था कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनेंगे, इसलिए उनको छोड़कर उनके बाद वाले को दे दिया गया। तो उसको वरीयता क्रम का उल्लंघन नहीं मानेंगे। अगर कोई वरीयता क्रम में आगे है और वह कार्य निष्पादन में बहुत एक्टिव नहीं है तो ऐसा कर सकता है। मैं यहां अमेरिका लेकर चलूं आपको, तो अमेरिका के जजेज वगैरह आजीवन होते हैं, 65 वर्ष में अवकाश प्राप्त नहीं करेंगे, मृत्यु के दिन तक वह अपना काम करेंगे चाहे तो। लेकिन ऐसा नहीं करते, उनको वेतन वगैरह सब फैसिलिटीज मृत्यु के दिन तक वहां मिलती रहती है अमेरिका में। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, अन्य न्यायाधीश, जजेज, टोटल जजेज को, वह 70 वर्ष की उम्र तक समान तौर पर न्यायिक कार्यों का निष्पादन करते हैं और उसके बाद उनको तमाम फैसिलिटीज, वेतन वगैरह मिलती रहती है, इसलिए वह बाद में छोड़ देते हैं। हालांकि ऐसे एक आध नजीर आए कि 70 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना न्यायिक कार्य, न्यायालय जाना, सर्वोच्च न्यायालय जाना छोड़ दिया और 5 वर्ष के बाद फिर उनकी इच्छा हुई तो सर्वोच्च न्यायालय चले गए। ऐसा अपवाद है। वहां के लोग व्हाइट इसलिए नहीं है कि कलर से, रंग से उजले हैं, कुछ उजली चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं। वे शान तौर पर निष्पक्ष होते हैं और 70 वर्ष का उम्र हो गया तो तमाम फैसिलिटीज मिलती है, वह काम करना छोड़ देते हैं और जब तक जीवित रहते हैं उनको वेतन वगैरह मिलते रहता है, आजीवन होते हैं। हमारे यहां 65 वर्ष की उम्र तक है, हमारे यहां 65 वर्ष की उम्र तक है। तो यहां तो अमेरिका और हमारे यहां कुछ बातें अंतर है, लेकिन स्वतंत्र रखा गया है और स्वतंत्र रखने के लिए ही उनको शक्ति पृथक्करण अलग कर दिया गया है। हमारे यहां भी है, अमेरिका में भी है। तो सेवा की सुरक्षा, तीसरा पॉइंट, तीसरी पॉइंट आप सेवा सुरक्षा देख लें। सेवा और सुरक्षा, आप यह जानते हैं कि भारत में भी
जजेज के वेतन वगैरह में, उनकी सेवा काल में और लाभकारी परिवर्तन नहीं की जाएंगी, यानी सेवा की सुरक्षा है और लाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। अब विशेष परिस्थिति में जब वित्तीय आपात लागू होगा, अगर फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाएंगी और भारत में जो अब तक नहीं हुआ है 360 जब प्रोक्लेम होगा, लागू होगा, तो ऐसी स्थिति में वेतन वगैरह में और लाभकारी परिवर्तन की जाएंगी, वो अंशकालीन होंगी, लेकिन सामान्य तौर पर उनकी जो वेतन है उन और लाभकारी परिवर्तन नहीं होंगी। ऐसा क्यों किया गया है? इसलिए किया गया कि वो स्वतंत्र होकर काम करे। तो नियुक्ति को भी निष्पक्ष बनाने के लिए कॉलेजियल सिस्टम डेवलप हुआ, जो आलोचनाओं के बाद भी है। कई उसकी बीमारी उसके कारण आई है, डेमोक्रेटाइजेशन में कमी आई है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देख रहे हैं तो उसकी अच्छाइयां भी हैं और सेवा और सुरक्षा वाली बात भी है। उसके बाद संचित निधि, संचित निधि वेतन वगैरह में अलाभकारी ना परिवर्तन किया जाएगा और डिबेटिंग का वह सब्जेक्ट नहीं बनेगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उनको वेतन दिया जाएगा, संचित निधि से वेतन दिया जाएगा। हम लोग अलग पढ़ेंगे, केंद्र राज्य संबंध पढ़ेंगे ना, तो वहां हम लोग संचित निधि, आकस्मिक निधि पढ़ेंगे और संचित निधि से वेतन वगैरह दिया जाएगा। और यह ऐसा इसलिए किया गया है ताकि वह स्वतंत्र होकर काम करे। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का कंसेप्ट डेवलप हुआ है सिविल और क्राइम दोनों ही मामलों में। न्यायपालिका, यदि हमारा इंटेंशन अगर उसको कम करने का है किसी भी रूप में, तो वह दीवानी अवमानना का विषय बनता है। यदि हमने ऐसा कोई प्रकाशन किया है, ऐसा कोई कार्य किया है जिसे न्यायिक क्षेत्रों को अपमानित होना पड़ रहा है या न्यायपालिका की आलोचना किया जा रहा है, अब संसद के अंतर्गत किया जाए तो नहीं, संसद के अंतर्गत अलग है। हम लोग प्रिविलेजेज वगैरह पढ़े हुए थे, आपको याद होंगी। तो वहां छोड़कर अगर ऐसे सार्वजनिक रूप में न्यायपालिका के बारे में अगर किया जाता है तो यह न्यायालय की अवमानना मानी जाएंगी। और अवमानना दीवानी स्वरूप की भी हो सकती है और फौजदारी स्वरूप की हो सकती है। और न्यायपालिका की अवमानना के लिए वो दंडित व्यक्ति को किया जा सकता है, यह भी व्यवस्था की गई है। इससे भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता स्थापित होती है। और न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान है और उसको जांच करने और देखने, और इसी संदर्भ में एक थियरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की मूल ढांचा का सिद्धांत आया है। संविधान की मूल ढांचा का सिद्धांत आप पहले भी कई बार विशेषता के रूप में भी पढ़े, अतिरिक्त बताने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को याद होंगे कि हमने कहा था कि 1973 केशवानंद भारती बाद में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया, और वह मूल ढांचा का सिद्धांत जो है न्यायपालिका को सशक्त और प्रभावी बनाया है। और उसके पीछे भी न्यायपालिका प्रभावी और सशक्त और स्वतंत्र भी हुई है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। स्पष्ट है कि इन कारकों के प्रभाव में यह रीट प्रोविजन भी है, इन कारकों के संविधान की रक्षक है, संविधान की संरक्षक है। इसको आपको मालूम है कि अनुच्छेद 32 और 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को रीट अग्रसारित करने, जो 5 प्रकार की रीट अग्रसारित करने का अधिकार है, और इसे इसकी सर्वोच्चता, स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। इन्हीं सब बिंदुओं की आप चर्चा करेंगे और इसके आधार पर आप यह बताएंगे कि भारत में न्यायपालिका को सर्वोच्च और स्वतंत्र बनाए रखने के लिए
अनेकानेक प्रावधान किए गए हैं। प्रिविलेजेज वगैरह भी इसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए ही किया गया है। और इस सब के आधार पर आप यह कहेंगे कि भारत में न्यायपालिका सर्वोच्च और स्वतंत्र